मित्रों नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच बीएनएसएस का चैप्टर 11 जो कि न्यूसेंस का के बेस पर रहा है। मेन हम लोग इस चैप्टर को न्यूसेंस और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जाना जाता था। बीएनएसएस का चैप्टर 11 जो है सीआरपीसी का चैप्टर 10 रहा है, जो कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए विधि विरुद्ध जमाव, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की बात आती है, उससे संबंधित ये चैप्टर रहा है। इसी के अंदर हम लोग न्यूसेंस 133 सीआरपीसी के नाम से जानते भी थे। 133 में इधर जो है एसीएम की कोर्ट वगैरह में इनको डीएम नियुक्त करता था, उनके यहाँ न्यूसेंस, जहाँ पब्लिक न्यूसेंस की बात आती है तो वैसा मुकदमा यहाँ फाइल किया जाता था। न्यूसेंस का मतलब यह है कि पब्लिक प्लेस पर, रास्ते में जहाँ पर पब्लिक का आवागमन हो, उस पर जो है अवरोध उत्पन्न करना या नुकसान, किसी से जान माल की क्षति होने वाली की संभावना हो, इस तरीके का जहाँ बात होती थी, यहाँ फाइल किया जाता था कि न्यूसेंस हटा लिया जाए। कुछ जिससे नुकसान होने वाला है उस चीज़ को हटाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती थी। मजिस्ट्रेट अपने प्रोसीजर फॉलो करता था, नोटिस जारी होती थी, जो ऐसा समझे इंतरिम आर्डर दे, फाइनल आर्डर दे, तो ये न्यूसेंस की बात आती थी। 145 सीआरपीसी में हम लोग अध्ययन करते थे कि जहाँ पर भूमि जल विवाद है, खेत का है, मकान का है, जहाँ ये डिस्प्यूट हो गया कि इस मकान के डिस्प्यूट रहने से पर शांति भंग हो सकती है, शांति व्यवस्था मेंटेन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता है, इसको पूर्ण करने की बात, अटैचमेंट की बात आती थी। 2 सेक्शन इसके इम्पोर्टेंट रहे हैं, इसी के ये चैप्टर रहा है। हम लोग थोड़ा सा इसकी जानकारी के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसका जो है बीएनएसएस का सेक्शन 148, जो कि शुरुआत होती है चैप्टर 10 129 सीआरपीसी का। इसमें कहा गया कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना, जहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या पुलिस के थाने का भारसाधक अधिकारी एसएचओ है, जहाँ पर लगता है कि इल्लीगल जो है गैदरिंग हो गई है, कलेक्शन हो गई, पब्लिक जो है इकट्ठा हो गई है, उसको हटाने के लिए जहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति की बात आती है, तो उसको जो है बल प्रयोग करके हटाने की बात है। और आदेश मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, और उसके कंप्लायंस में अगर थाने का एसएचओ है तो वो भी जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बल प्रयोग करने की बात करता है। उसके बाद 149 आता है, जो कि सीआरपीसी का 130 सेक्शन रहा है, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। यदि और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जैसे जिला मजिस्ट्रेट है, जो भी प्राधिकृत हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, की उपस्थिति में सशस्त्र बल द्वारा तितर बितर करा सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट जो है ये फोर्स की बात करता है कि पब्लिक को हटाने की बात है, सशस्त्र बल के माध्यम से ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो हटाने का उसको पावर है, आदेश दे सकता है, हटवा सकता है सशस्त्र बल के माध्यम से, ये बात है। इसका सेक्शन 130 है सीआरपीसी का, इसका 149 है बीएनएसएस का। फिर आता है 150, जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों की शक्ति। अब इसमें दे रहा है कि लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर। पुलिस के बारे में आ गया ये बात कि जहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर राजपत्रित गजेटेड अफसर हो, कम से कम एसपी रैंक का हो, तो वो जो है सीओ है, एसपी है, तो वो जो है अपने लेवल पर जो है हटवा सकता है अधिकारियों को, शक्ति अपने सशस्त्र बल के माध्यम से, बिना मजिस्ट्रेट के संपर्क हुए भी आवश्यकता है तो वो आदेश दे सकता है और भीड़ को इकट्ठा हटा सकता है। और विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार, और फिर अरेस्टिंग का पावर भी उसको है उस मौके पर। इस तरीके से 150 जो है बीएनएसएस का, जो कि फोर्स को पावर देता है बिना मजिस्ट्रेट के बारे में, 131 सीआरपीसी का है।
इस तरीके से आता है 151, जिसमें तितर बितर करने वाली जो सेक्शन है ऊपर की पब्लिक को हटाने की बात है 148, 149, 150 के बारे में ये कह रहा है। 151 में आके कह रहा है कि 148, 149, 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। अब ये देखा जाए कि जहाँ ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहाँ केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अन्य मामले में राज्य सरकार, मतलब सशस्त्र बल का मतलब है यहाँ सेंट्रल फोर्स है या स्टेट की फोर्स है, उसके बारे में इंटीमेशन दे रहा है, तभी ये वो अपने एक्शन में आएंगे, अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। और केवल इतना ही है, प्रोटेक्शन ये दिया गया है कि वहाँ से उनको जो है रिलीज़ किया जाएगा, उनको जो है एक तरीके से अथॉरिटी दी गई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और चाहे स्टेट का हो। अब इसके बाद 152 बेनिसेस का आता है न्यूसेंस के बारे में, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे 133 CRPC का। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। अब जहाँ कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द न्यूसेंस है, यहाँ पर लग रहा है पब्लिक को, किसी की भी कंप्लेन आ गई कि यह मकान जर्जर मकान है, गिर जाएगा, रास्ते में लोग आ जा रहे हैं, नुकसान जानहानि हो सकती है, क्षति हो सकती है, या पेड़ कोई जर्जर हो गया है, लटक गया है, गिरने वाला है, जहाँ पर इसकी ऐसे कोई कंप्लेन आती है तो मजिस्ट्रेट जो है पहले कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है इसमें कि तत्काल जो है पहले जान माल की सुरक्षा के लिए बाधा को हटावे और नोटिस भी जारी करेगा, पूरी प्रक्रिया अपनाएगा और ये कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है जैसा उचित समझे। मतलब कि जान माल की क्षति से बचाने के लिए ये फाइल, ये न्यूसेंस का बात है और इसमें जो है फाइल होती है। इसके बाद आता है अगला सेक्शन है कि आदेश की तामील या अधिसूचना। अब जिसे आदेश दे दिया गया है, जिसके विरुद्ध दिया गया है, किस तरीके से आदेश की तामील कराई जाएगी, इसके बारे में कहा उपयुक्त कारण से उसका नोटिस चस्पा की जाए, आदेश को चस्पा ऐसा चिपकाया जाए, लगाया जाए, चस्पा किया जाए, ताकि जिसको दिया गया है आदेश उसको कम से कम सूचना मिल सके, वो कंप्लायंस उसका कर सके। 154 आता है फिर जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे। अब इसमें 154 में ये बताया गया है कि जिसको ये दिया गया कि आदेश दिया गया है, अब वो उसका पालन करे या उसका रीज़न बतावे कि क्यों नहीं कर रहा है। इस सेक्शन के बारे में 154 ये बताता है। 154 का मतलब CRPC में 135 है। इस तरीके से 155 आता है कि धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए सस्ती। अगर ये कहा गया आदेश दिया गया है और कंप्लायंस नहीं कर रहा है, जिसमें दे रहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में उस निमित्त विनिर्दिष्ट सस्ती का दायी होगा, अंतिम कर दिया जाएगा। अब अगर नहीं मान रहा है, कंप्लायंस नहीं कर रहा है, तो वही है 100 बेनिसेस का 2023 का बेनिसेस का सेक्शन जो 223 है, लगभग IPC का 188, 189, 187 जो कि ये लोक अधिकारियों का आदेश का पालन न करना, उनके आदेश की अवज्ञा करने वाली बात है। आदेश दिया हो, पुलिस अधिकारी हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, आदेश दिया हो, उसका अगर नहीं मानते हैं तो उसके पनिशमेंट के बारे में 188, 189 लगभग वही है। उसमें जो है फिर पनिशमेंट की बात आ गई कि सस्ती पावर दे दिया गया है, पेनल्टी है, फेल्योर अगर आप कर रहे हैं, कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये आप फिर आपके खिलाफ मुकदमा होगा, फिर पनिशमेंट मिलेगी। 155 के बाद 156 आता है, लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है, वहाँ प्रक्रिया आ गई। अब इसमें कह रहा है कि जहाँ किसी मार्ग, नदी, जल, सरणी, स्थान कई उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश अगर दिया गया है। अब आप 152 का मतलब 133 CRPC, 133 CRPC का मतलब कि न्यूसेंस में अगर कोई ऑर्डर दिया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, अपने समक्ष हाजिर होने पर उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जल सरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकारी के अस्तित्व से इनकार करता है। यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट 157 के अधीन कार्रवाई करने के
पहले इस बात की मतलब वो उससे क्वेरी करेगा, इंट्रोगेशन किया जाएगा कि जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि आपको जो आदेश दिया गया उसके बारे में क्या करना है, जवाब तलब करना है और कुछ नहीं है इसमें। 156 के बाद आता है 157, जिसमें फिर आ गया कि 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है, वहाँ कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। 152 का मतलब फिर न्यूसेंस 133 के बारे में कह रहा है कि 152 सेक्शन यानी 133 CRPC में अगर कोई आदेश दिया गया है, वहाँ कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया कि दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में अगर जिसको इसमें दिया हुआ है कि 152 के अधीन आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, रीजन बताता है, जिस आदमी के खिलाफ आदेश दिया गया है वो आगे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कारण बताता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में। अब समन मामले के ट्रायल जैसे हम लोग करते हैं और ये CRPC में पहले हम लोग पढ़ते थे चैप्टर 18, 19, 20, 21 सेशन मामला, वारंट मामला, समन मामला, समरी ट्रायल, वो सब चीज़ें हैं। समन मामले के तरीके से भी ट्रायल करेगा, अगर सफिशिएंट रीजन आया, उसको नोटिस जारी हुई, आया, कारण बताया, तो फिर वो साक्ष्य होगा, उसके भी एविडेंस को देखा जाएगा, उसकी बातों को सुना जाएगा। इस तरीके से 157 है। फिर आता है 158, स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की। अब यहाँ पर ये बात आ गई कि अगर ऊपर लग रहा है कि जहाँ पर ये सब क्वेरी है, अगर आया अगला आदमी जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है वो आगे कारण बता रहा है तो एविडेंस लिया जा रहा है तो कोर्ट को ये पावर होगा कि स्थानीय मौके का जो है जांच पड़ताल कराया जाए और अगर ज़रूरत हो तो कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ले सकता है कोर्ट। इस तरीके से 158 के बारे में है। 159 आता है मजिस्ट्रेट के लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन देने की लिखित आदेश देगा, मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है तो कोई भी आर्डर जो है सफिशिएंट आर्डर पास करने के बारे में 159 बताता है। इसके बाद आता है 160, आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। अगर फाइनल जजमेंट हो गया और कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो फिर वही बात कह रहा है कि 223 BNSS की धारा BNS 2000 IPC जो हम लोगों का वही 188, 189, 187 जो कि इसमें 223 बता रहा है कि उपबंधित किया जाएगा और सस्ती का भागी होगा। अगर कम आर्डर फाइनल आर्डर हो गया, उसका कंप्लाइन नहीं हो रहा है तो IPC का सेक्शन लगेगा 188, 189 वाला। तो 223 के बारे में कह रहा है कि मुकदमा चलेगा और पनिशमेंट मिलेगा। इस तरीके 160 हो गया। इसके बाद आता है 161 BNSS का, जांच के लंबित रहने तक ब्यादेश इंजंक्शन दे रहा है, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। अगर इंक्वायरी कोर्ट कर रहा है तो उस दौरान जो है टेम्परेरी एक आदेश भी दे सकता है कि फ़िलहाल ये आपको आदेशित किया जाता है कि इस तरीके की व्यवस्था हम बनाए रखें। केवल इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन की बात आ गई। 161 के बाद आता है 162 BNSS का कि मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। अगर मान लीजिए न्यूसेंस हो रहा है, इसमें रिपीट हो जा रहा है, जैसे इसमें दिया हुआ है कोई जिला मजिस्ट्रेट या SDM वगैरह है, राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट सशक्त किया गया है, कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह BNS 2023 में भारतीय न्याय संहिता की 2023 में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे न तो उसे चालू रखे। मतलब IPC का ये जो है बता सकता है कि वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि रिपीट न करे न्यूसेंस का, पुनरावृत्ति न करे, ना तो उसको कंटिन्यू करे, रोके, कुल मिला करके न्यूसेंस को रोकने। तो ये ऐसा इंस्ट्रक्शन प्रतिषेध है, रिस्ट्रिक्शन दे सकता है कि पुनरावृत्ति ना करे, ये केवल ये बता रहा है। इस तरीके से 163 आता है कि न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने। अगर कहीं ऐसा आपातकालीन स्थिति लग रही है, इमरजेंसी लग रहा है, तो मजिस्ट्रेट जो है कोई भी टेम्पररी बीच का आर्डर जो है पास कर सकता है। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने के बारे में बताता है। अब मामला आता है अस्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। ये है CRPC का 145 जो कि कुर्क करने वाला हम लोग देखते थे, SDM वगैरह को है, SCM वगैरह को है प्रॉपर्टी, जहाँ
इसमें दिया हुआ है जहाँ भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहाँ प्रक्रिया। जहाँ पर यह लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है, विवाद हो सकता है, वहाँ पर जिस विवादित संपत्ति के लिए डिस्प्यूट राइज हुआ है उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के बारे में ये है 145। जैसा कि हम लोग सुनते भी हैं कि 145 में आदेश हो गया, कुर्क कर दी गई प्रॉपर्टी, वो वाला ये चैप्टर है। ये BNSS का 164 है और CRPC का 145 रहा है। इस तरीके से फिर आता है नया अगला सेक्शन 165 कि विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की। अगर जो आदमी कुर्क किया 145 में जैसे कुर्क हो गई, अटैच हो गई प्रॉपर्टी, अटैच हो गई तो उसका रिसीवर देख रेख करता का नियुक्त करने का पावर शक्ति के बारे में ये बताता है 165, जो कि CRPC का 146 है। फिर आता है 166 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद। 147 CRPC का है। भूमि, इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तला से समाधान हो जाता है कि स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अविकसित अधिकार के बारे में चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार है, ईजमेंट वाली बात है, सुखाचार के रूप में किया गया, अन्यथा विवाद वर्तमान है यानी प्रेजेंट में अभी चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, पर शांति भंग होनी संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए विवाद से संबद्ध पक्षकारों से या अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वह विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में हाजिर हों, दावों का लिखित कथन पेश करें। जहाँ ये डिस्प्यूट हो गया, जल है, भूमि का विवाद है, उसमें विवाद अराइज हो गया, इसमें नोटिस जारी हो सकती है कि पार्टी स्वयं आवे, अपना WH फाइल करे या अपने वकील के माध्यम से फाइल करे। इसका अंतिम सेक्शन आता है 167 जो कि 148 रहा है BNSS CRPC का, स्थानीय जांच के बारे में है, जहां 164, 165, 166 यानी वही 145 CRPC कुर्क वाली, ये सब बातें कि इन सब विवाद में जहाँ कुर्क किया गया हो, जहाँ कुर्क की गई संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया हो, उन सब मैटर में स्थानीय जांच, लोकल इंक्वायरी की बात कहता है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट या SDM अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए, मतलब मौके पर जाकर के जांच करें, रिपोर्ट दें, वस्तुस्थिति सामने कोर्ट के आ सके, ये बताता है। इस तरीके से यह एक चैप्टर रहा है न्यूसेंस का, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किया। मैं पुनः आपके बीच किसी अन्य टॉपिक पर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।